चलो थ्योरी चल रहा था ना फ्लूइड में, काफी टाइम लगा, इस चैप्टर में बड़ा भी बहुत है। तो थ्योरी अब ज्यादा कुछ बच नहीं गया, छोटी मोटी चीजें कही है, देखते हैं। एक तो लेमिनार फ्लो होता है या लेमिनार फ्लूइड होता है। कई यूट्यूब पे वीडियो वगैरह पे देखा होगा, लेमिनार टाइप का देखा है। तो दो तरह का फ्लूइड, बेसिकली फ्लूइड ना बोलो, फ्लो है उस तरह का जो फ्लो करे। फ्लूइड तो कोई भी हो सकता है जो उस टाइप का फ्लो करे, दैट इज लेमिनार फ्लो। और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो जनरली हम जितना फ्लो देखते हैं, फ्लो मतलब जो फ्लूइड बह रहा है, नल से पानी आ रहा है, पाइप से, वो सब टर्बुलेंट ही दिखता है। लेमिनार का मतलब है कि फ्लूइड का फ्लो क्या हो, पूरा एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब सारे लेयर फ्लूइड के एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, कोई भी एक लेयर दूसरे लेयर से क्या हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है। ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं, लेमिनार। जैसे आप लोग वीडियो वगैरह देखोगे यूट्यूब वगैरह में कि पानी इतना पैरेलल एक दूसरे के जा रहा है या कोई लिक्विड, कि आपको लगेगा ही नहीं कि लिक्विड मूव भी कर रहा है। ये आप नॉर्मल वीडियो भी देख सकते हैं, छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट भी है, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो दिख जाएगा कि पानी ऐसे लग रहा है धार आ रहा है, पानी ऐसे धार आ रहा है और सारा तुमको लगेगा कि रुका हुआ है, एकदम रुका हुआ है, रेस्ट में है, पूरा जमा हुआ लगेगा। लेकिन जैसे हाथ को दोगे देखोगे नहीं, फ्लो हो रहा है। वैसा फ्लो होता है लेमिनार। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी दिख जाएंगे, सिंपल सा गुब्बारे वाला भी एक्सपेरिमेंट होता है कि गुब्बारे में भी आप करके देखोगे, आपको वीडियो वगैरह मिल जाएगा। गुब्बारे में क्या किया कि एक होल कर लिया, गुब्बारे में क्या किया, कुछ टेप ही चौड़ा वाला ब्लैक टेप आपने लगा दिया और एक छोटा सा होल कर लिया, उसके चारों तरफ ब्लैक टेप लगा लिया और पानी भर के गुब्बारे में ऐसा किया, तो पानी गुब्बारे से जो आएगा ना वो आपको ऐसे नजर आएगा, एक लेयर उसके ऊपर एक लेयर, सारे लेयर एक के ऊपर एक, तो आपको लगेगा ही नहीं कि पानी क्या हो रहा है, मूव भी कर रहा है, लगेगा पानी क्या है, रेस्ट में। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में। तो लेमिनार ऐसा फ्लो होगा ना, हर लेयर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, कोई मिक्सिंग नहीं होगी। तो ऐसे में क्या लगेगा पता है, ऐसे में लगेगा कि आपको कि रुका हुआ है, वो लिक्विड ही फ्लो रुका हुआ है। बहुत सारे वीडियो भी आपको दिख जाएंगे कि लिक्विड इस तरह से बह रहा है, लगेगा एकदम पूरा सॉलिड है, हाथ दोगे तो दिखेगा अरे ये तो पूरा अलग अलग लेयर फ्लो कर रहा था, वो है लेमिनार। ठीक ना, तो लिख लो 2 लाइन में लिखा देता हूं, फिर बात करते हैं। लिखो, इन लेमिनार फ्लो, लिखना लेमिनार फ्लो में, इन लेमिनार फ्लो, बाहर का नॉइज तो नहीं आ रहा है। इन लेमिनार फ्लो द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव, इन लेमिनार फ्लो द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव, फ्लूइड पार्टिकल्स मूव along straight parallel layers, along straight पैरेलल लेयर्स, एक दूसरे के पैरेलल लेयर। और स्ट्रेट, इन्हीं पैरेलल लेयर को ही लेमिनार बोलते हैं। लेमिनार का मतलब ही होता है पैरेलल लेयर। और लेमिनार ब्रैकेट में लिख लेना, स्ट्रेट पैरेलल लेयर्स ब्रैकेट में लिख लो, और लेमिनार। लेमिनार वर्ड का भी मतलब होता है ये लेयर्स। लेमिनार वर्ड का मतलब होता है लेयर्स। लेमिनार और पैरेलल लेयर्स और लेमिनार, such that the individual fluid particle do not cross, या कल के such that the path of कर लो, such that the path of individual fluid particle, such that the path of individual fluid particles do not cross those of neighboring, मतलब those of पड़ोसी, those of neighboring particles, those of neighboring particles। क्लियर? ठीक है, तो एक बात बताओ, कॉमन सेंस से बताना, लेमिनार फ्लो यानी पैरेलल लेयर में हो, मिक्सिंग ना हो, इस तरह का फ्लो कब होना चाहिए? ज्यादा वेलोसिटी पे लेमिनार होना चाहिए या कम वेलोसिटी पे दिखना चाहिए? ज्यादा वेलोसिटी पे, मतलब ज्यादा वेलोसिटी पे पैरेलल दिखना चाहिए। अच्छा नहीं बालक, जितनी वेलोसिटी कम होगी मिक्सिंग का चांस उतना कम है, तो जितनी वेलोसिटी कम होगी फ्लो उतना क्या होगा, लेमिनार होगा। आप समझो कि अगर पंप के थ्रू पानी फ्लो हो रहा है, बहुत तेजी से पानी फ्लो कर रहा है, तो पानी क्या होगा, एक लेयर दूसरे लेयर में क्या चाहेगा, घुसना चाहेगा, और धीरे धीरे हो रहा है तो लेयर का मिक्सिंग का चांस क्या रहेगा, कम रहेगा।
तो फ्लो लेमिनार जो होगा अलग अलग इंडिविजुअल लेयर में वो कम वेलोसिटी पे होगा। ज्यादा वेलोसिटी से एब्रप्टली क्या होगा, पाथ क्या होगा, दूसरे के पाथ में घुसना चाहेगा। जैसे आपको ट्यूबवेल वगैरह से पानी अगर आ रहा है, मान लो बहुत तेज से, बहुत ज्यादा फ्लो है, तो क्या होगी, मिक्सिंग ज्यादा होगी। तो लिखो, नीचे लिखो, लेमिनार फ्लो इज पॉसिबल ओनली, लेमिनार फ्लो इज पॉसिबल ओनली एट लो वेलोसिटी। लो वेलोसिटी में मिक्सिंग कम होगी। पॉसिबल ओनली एट लो वेलोसिटी एंड हमको एक बात बताओ ध्यान से सोच के, लेमिनार कब होगा, जब होना चाहिए, जब विस्कोसिटी ज्यादा हो कि कम हो? ज्यादा होगी तो एक लेयर दूसरे लेयर में घुसने नहीं देना चाहेगा पार्टिकल को। तो हाँ, तो लिखो एंड, उसी में लेमिनार फ्लो इज पॉसिबल ओनली एट लो वेलोसिटी एंड व्हेन द फ्लूइड इज हाईली विस्कस, एंड व्हेन द फ्लूइड इज हाईली विस्कस, द फ्लूइड इज हाईली विस्कस। ठीक, फ्लूइड इज हाईली विस्कस। नीचे लिखो टर्बुलेंट में, बातें टर्बुलेंट के बारे में। टर्बुलेंट में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, मिक्सिंग होगी। स्पीड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। विस्कोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। जो जनरल आप जितने फ्लो देख रहे हो सब टर्बुलेंट ही ज्यादा देख रहे हो। तो लिखो व्हेन, टर्बुलेंट फ्लो लिखना, व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, टर्बुलेंट में when the velocity is increased or fluid is less viscous, then the fluid particles do not move in straight line. Fluid particles do not move in straight line. Fluid particles do not move in straight line, full stop. Fluid particles do not move in straight line, full stop. The fluid particles move in a random manner. The fluid particles move in a random manner. Fluid particles move in a random manner, resulting in the mixing of particles. Resulting in the mixing of particles. This type of flow is called turbulent flow. This type of flow is called turbulent flow. क्लियर है? ठीक, तो एक बात हम बोल सकते हैं, अगर फ्लो लेमिनार है उससे टर्बुलेंट हो जाएगा। लेमिनार टू टर्बुलेंट मतलब फ्लो अपना अपना इंडिविजुअल पैडल लेयर में बह रहा है, क्रॉस नहीं करा, उससे फ्लो क्या बनाना है तुम्हारा, टर्बुलेंट बनाना है। क्या क्या होना चाहिए, तो लिखो ए लेमिनार फ्लो चेंजेस टू टर्बुलेंट फ्लो। नीचे लिखो ए लेमिनार फ्लो चेंजेस टू टर्बुलेंट फ्लो व्हेन, ए लेमिनार फ्लो is changes to turbulent flow when लेमिनार से टर्बुलेंट कब होगा, जब वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ाएंगे घटाएंगे जब। चेंजेस टू टर्बुलेंट फ्लो फर्स्ट लिखना, फर्स्ट कब होगा, जब वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड। फर्स्ट लिखना वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, फर्स्ट चेंजेस टू टर्बुलेंट फ्लो फर्स्ट लिखना वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड। सेकंड, एक बात बताओ, अगर पाइप फ्लो हो रहा है पाइप के थ्रू, तो पाइप का डायमीटर कम होगा तो लेमिनार होगा कि ज्यादा होगा तो लेमिनार होगा? मतलब पाइप का डायमीटर का क्या रिलेशन है? ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो, तुम बोला कम होगा तो लेमिनार होगा, तुम बोला
बालक का कहना है डायमीटर कम होगा तो फ्लो लेमिनार होगा, ठीक। तुम्हारा क्या कहना है? ज्यादा होगा। देखो अगर डायमीटर कम होगा तो फ्लो कैसा होगा? लेमिनार होगा। डाया ज्यादा होगा तो फ्लो क्या होगा? टर्बुलेंट होगा। क्यों? क्योंकि सीधा सा समझो, अगर डाया कम है, स्पेस कम है, तो स्पेस कम है तो एक तरह से समझो मिक्सिंग का चांस क्या है? कम है। सब मान लो उतना ही लगभग पाइप का डायमेंशन जितना कि लिक्विड है, पानी है, तो क्या होगा? मिक्सिंग के लिए स्पेस ही अवेलेबल नहीं, सब अपना पैरेलल में बहेगा। और अगर डाया बहुत ज्यादा का है तो सब कहाँ आना चाहेगा? बॉटम में। तो क्या होगा? मिक्सिंग का चांसेस ज्यादा है। तो सेकंड क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज। हमको लेमिनार से टर्बुलेंट बनाना है तो डाया ऑफ पाइप क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। डाया ऑफ पाइप इंक्रीज। अगर पाइप का डाया बढ़ा देंगे तो वो टर्बुलेंट बन जाएगा। डाया ऑफ पाइप इंक्रीज्ड। थर्ड विस्कोसिटी क्या होगा? क्या करें लेमिनार टर्बुलेंट बनाने के लिए? घटाए कि बढ़ाए? घटा देंगे। विस्कोसिटी लिख लो, थर्ड लिख लो। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज डिक्रीज्ड। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज डिक्रीज्ड, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज डिक्रीज्ड, ठीक। इससे रिलेटेड फ्लो बताने के लिए एक नंबर है, बहुत डिटेल तो अब नहीं है इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा चीज है तो मैं बता देता हूं। एक नंबर होता है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह क्या होता है? एक नंबर है, क्या बताता है? फ्रिक्शन ज्यादा है कि कम है। उसी तरह से तुम्हारा एक पढ़े हुए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या पढ़े थे? कि कितनी काइनेटिक एनर्जी रह रही है कि नहीं रह रही है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉलिजन में पढ़े थे। उसी तरह से यहां भी फ्लो को बताने के लिए लेमिनार टर्बुलेंट साइंटिस्ट ने जो दिया था, नंबर कई सारे होते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह में जाके पढ़ते हैं, यूलर्स नंबर और ये वो बहुत सारे। एक नंबर के बारे में जान लो, केवल रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर इसी चीज को बताता है। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? ये दरअसल दो तरह के फोर्स का रेशियो होता है, उतना डेप्थ में हमको नहीं जाना, आप केवल इतना से ध्यान रख लो। R इक्वल टू हो जाता है रो वी डी बाई ईटा। R इक्वल टू रो वी डी बाई ईटा। R है रेनॉल्ड्स नंबर, रो क्या है? डेंसिटी, रो डेंसिटी, V क्या है? वेलोसिटी, D क्या है? डाया, और ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डाया ऑफ पाइप, और ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसका? फ्लूइड का। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये नंबर जो है ना, ये नंबर बताता है कि फ्लो क्या होगा, लेमिनार होगा कि टर्बुलेंट होगा। अब जरा बात ध्यान देना, रो वी डी बाई क्या है? ईटा। जब फॉर्मूले पे ध्यान दो, R प्रोपोर्शनल टू क्या है? V है। R प्रोपोर्शनल टू D है। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा है। यानी अगर V बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा, D बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा, ये बढ़ाएंगे तो R घटेगा। यानी कि अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो फ्लो किधर भागता जाएगा? टर्बुलेंट की तरफ। अगर मैं डाया बढ़ाऊंगा तो फ्लो किसकी तरफ भागता जाएगा? टर्बुलेंट की तरफ। और इसको घटाऊंगा तो फ्लो किधर भागेगा? टर्बुलेंट की तरफ। अच्छा है, तो इस नंबर की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो दरअसल इस नंबर की वैल्यू लेमिनार टर्बुलेंट क्या बताता है? अगर इसकी वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर की, ये सब सॉल्व करके रो पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए दिया है, उसकी डेंसिटी दिया है, वेलोसिटी पता लग गया किससे फ्लो कर रहा है, डाया पता है पाइप का, जो फ्लूइड यूज किया उसकी विस्कोसिटी कितना है, तो सबको सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। वो वैल्यू अगर 2000 से कम आती है, लेस देन 2000, तो फ्लो कैसा होगा? लेमिनार होगा। ये फ्लो कैसा होगा? ये फ्लो हो जाएगा लेमिनार। अगर ये वैल्यू, अच्छा इसमें थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करता चलूंगा। एनसीईआरटी का कहना है 2000 से 3000। अगर 2000 से 3000 होगा ना तो फ्लो कैसे जाता है? लेमिनार टू टर्बुलेंट। पर इंजीनियरिंग वगैरह में पाइप फ्लो पढ़ोगे ना, इंजीनियरिंग की बुक वगैरह में जब पढ़ते हैं तो वहां 2 से 4 जनरली रेफर किया जाता है। पर हमको चूंकि एनसीईआरटी जो है आपके इसमें लेवल पे, तो हम वही बात करेंगे। और 3000 से ज्यादा क्या होता है? टर्बुलेंट। आप बोलोगे 2 से 4 सर बोल रहे हैं इधर ये, तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। तो बोलोगे अगर क्वेश्चन में सर दे दिया वैल्यू आ रही है 2500, वैल्यू आ रही है 3500, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि जस्ट आप पे जहां पे कंफ्यूजन है वही वैल्यू लिया जाएगा। या तो बहुत कम आ रहा है 500, 600, 800, लेमिनार है। सॉल्व करके बहुत ज्यादा आ रहा है लगभग, अब 3000 ऐसा नहीं दे देगा जनरली।
तो अगर मान लो आ रहा है वैल्यू बहुत ज्यादा 5000 6000 ऐसा आ रहा है तो क्या हो गया, टर्बुलेंट हो गया, ठीक है ना। और जनरली 2000 से कम लेमिनार, 2000 से 3000 क्या है लेमिनार टू टर्बुलेंट, 3000 से ज्यादा क्या है टर्बुलेंट। ये एनसीईआरटी का डेटा है। अदरवाइज इंजीनियरिंग वगैरह में जो 2 से 3 है ना उसकी जगह 2 से 4 लिखा होता है, 4000, लेकिन ठीक है आपका जो लिखा है वही मानेंगे। तो ये नंबर बताता है फ्लो लेमिनार है कि टर्बुलेंट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन दे दिए, रो दे दे, वी दे दे, डी दे दे, ईटा पता किया, सॉल्व किया, और ऑप्शन है फ्लो है लेमिनार, फ्लो है टर्बुलेंट, कि क्या है लेमिनार टू टर्बुलेंट, तो हम सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो बता देगा फ्लो क्या है। तो इसमें बता कोई दुख तकलीफ नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे। एक बात हम करते हैं इसमें कि एक तो सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे। 2 तरह के फोर्सेस हमने पहले बताया है आपको, 2 तरह के फोर्सेस, एक कोहेसिव और एक एडहेसिव बताया है। कोहेसिव क्या बोला था, सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स। एडहेसिव क्या बोला है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स। को का मतलब ये होता है सेम, को का मतलब ये होता है सेम, तो को मतलब सिमिलर। जैसे एग्जांपल दिया कि ग्लास है, उसमें क्या है पानी है, ग्लास में पानी है, तो पानी और पानी के बीच लगने वाला फोर्स क्या है कोहेसिव, और पानी और ग्लास के बीच लगने वाला फोर्स क्या है एडहेसिव। अब एक बात समझो, आप गौर भी किए या देखते हो कि लिक्विड ये पर अलग अलग टाइप का, जैसे हाथ में पानी लोगे, पानी हाथ को अलग टाइप से गीला करेगा, वही पानी कपड़े पे आएगा तो अलग गीला करेगा। हाथ में तुम मर्क्यूरी ले लो, वो गीला नहीं करेगा, सिमट जाएगा। वही पानी तुम्हारे हाथ को गीला करेगा, पर कई पत्तों पे, कमल के और बड़े चौड़ों पत्तों पर गिरता है तो वही पानी मर्क्यूरी की तरह सिकुड़ जाता है, उसको गीला नहीं करता है। या तुम्हारे हाथ पे ही शहद आएगा, तुम्हारे हाथ पे ही पानी है, तुम्हारे हाथ पे ही ऑयल है, या कपड़े पे ही ये सब गिर रहा है, तो सब, या तुम्हारे हाथ पे ही तुम्हारा ग्लिसरीन है, सब हाथ को अलग अलग टाइप से गीला करता है। कोई कपड़े को भी अलग अलग टाइप से गीला करता है। तो कोई चीज गीला करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई कम करेगा, ये क्या कैसे होता है या क्यों होता है? कोई चीज किसी चीज को गीला करेगा, वही पानी तुम्हारे हाथ को गीला कर देगा, पर कई पत्तों को गीला नहीं करेगा, ऐसा क्यों होता है? हाँ लेयर, हाँ तो उसकी वजह है ना, लेयर का मतलब हर चीज क्या, तुम्हारे मान लो कपड़ा ही सोच लो, ये एक सेम कपड़ा है, इसी कपड़े पे मैं पानी गिराऊं, इसी कपड़े पे तेल गिराऊं, इसी कपड़े पे शहद गिराऊं, इसी कपड़े पे तुम्हारा कुछ क्या बोलते हैं उसको, अल्कोहल गिरा दूं, ग्लिसरीन, तो क्या एक जैसा कपड़ा गीला होगा? नहीं। कपड़ा का मटेरियल तो चारों के लिए एक ही है ना, कपड़ा का मटेरियल चारों में चेंज तो किए नहीं, पर सब गीला क्या होगा, अलग अलग करेगा। तुम पत्ते पे बात कर रहे हो, तो पत्ते पे मैं पानी गिराऊं, पत्ते पे शहद गिराऊं, पत्ते पे ऑयल गिराऊं, क्या सब एक जैसा फैलेगा? तो सब अलग टाइप से गीला करेगा, नहीं करेगा। ऐसा क्या है कि कोई चीज गीला करता है कि नहीं करता है, डिपेंड करता है उसी पे, कोहेसिव और एडहेसिव पे। अब इसको हम देखते हैं इस चीज को, तो इससे रिलेटेड एक टर्म आएगा जिसको हम बात करते हैं, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसके बारे में आएंगे इस टर्म पे। उससे पहले हम ये बात पे आते हैं, वही जो गीला करने वाली बात है कि किसको करेगा किसको नहीं करेगा, तो उस पे आते हैं। तो हम 3 तरह के एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखो एक ये है, ये है, एक ये है, एक ये है। कोई भी लिक्विड किसी में होगा ना, किसी लिक्विड होगा तो ये 3 टाइप का शेप बनाएगा। कभी देखना शीशे के ग्लास में पता लग जाएगा, पानी है ग्लास में या कोई भी लिक्विड किसी में, तो 3 ही बातें होंगी, या तो ऐसे उठा रहेगा, या ऐसे धंसा हुआ रहेगा, या फिर फ्लैट रहेगा। ये 3 बातें ही होंगी। अब ये 3 बातें ही होगी, ये 3 तरह का हमको शेप दिखेगा। हाँ, सबका एक एक पर्टिकुलर एग्जांपल कई हो सकते हैं, एक एक बेसिक एग्जांपल ध्यान रखना तो ठीक है। जैसे ये ऐसा शेप किसमें दिखेगा, मान लो एक कॉम्बिनेशन, और कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पर मैं एग्जांपल एक कॉम्बिनेशन ले रहा हूं। ये जब ग्लास का बना है और ये ग्लास का है, ये दोनों ग्लास है, और ये जो लिक्विड है इसमें ये वाटर है,
तब आपको ऐसा शेप दिखेगा। ये मर्क्यूरी है, और केवल ऐसा नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूं बस उसी में दिखेगा, और में भी दिखेगा, पर एक एग्जांपल में जिसमें ऐसा होगा वो लिख दे रहा हूं। एक ये सिल्वर का बना होगा, और ये होता है तुम्हारा जाके फ्लैट जब दिखेगा, एक सिल्वर का होगा, और ये जो होगा तुम्हारा जाके सिल्वर वेसल, और ये प्योर वाटर होता है, सिल्वर वेसल और इसमें भरा है प्योर वाटर। तो ये 3 टाइप का शेप दिखेगा। आप कभी देखना, पानी शीशे के ग्लास में पानी लेना और उसका शेप देखना ऊपर, आपको हमेशा शेप वैसा नजर आएगा। क्या है वो, कनकेव की कन्वेक्स, धसा हुआ है, धसा हुआ को क्या बोलते हैं, कनकेव। तो वो कनकेव नजर आएगा। कभी पानी का ग्लास, कभी शीशे के ग्लास में पानी देखना, ध्यान से देखना, ऐसे धसा हुआ होगा हल्का, तो वो होगा। अगर शीशे के ग्लास में मर्क्यूरी डालोगे तो आपको ऐसा शेप दिखेगा। अगर सिल्वर के बर्तन में प्योर वाटर डालोगे तो फ्लैट दिखेगा। ठीक, तो ये 3 टाइप का शेप क्या बता रहा है, नहीं बता रहा है, देखते हैं। देखो 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है एडहेसिव, एक होता है कोहेसिव। एडहेसिव क्या होता है, डिफरेंट के बीच लगने वाला फोर्स। कोहेसिव क्या होता है, सिमिलर के बीच लगने वाला फोर्स। तो एक बात बताओ हमको, जैसे यहां पानी पानी है, तो जब सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा कंपेयर टू दूसरे के बीच लगने वाला फोर्स एडहेसिव, यानी कोहेसिव जब ज्यादा होगा एडहेसिव से, तो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड क्या चाहेगा, खुद में सिमटना चाहेगा, दूसरे से दूर भागना चाहेगा। और अगर एडहेसिव ज्यादा होगा, तो एडहेसिव ज्यादा होगा तो क्या होगा, उस बर्तन से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड चिपकना चाहेगा, खुद में सिमटना नहीं चाहेगा। बात समझ पा रहे हो? जैसे कि ये शेप दिखा वाटर ग्लास में, देखो ये दोनों साइड उठा हुआ है, बीच में धसा है पर दोनों साइड क्या है, उठा हुआ है। ये मैंने चूंकि 3D फिगर नहीं बना सकता, ग्लास जो होगा ये चारों तरफ से होगा, पूरा ग्लास होगा, और यही कहानी चारों तरफ से होगी, चारों तरफ से उठा हुआ और बीच में धसा हुआ, ये होगा। तो इस केस में क्या होता है कि एडहेसिव ज्यादा होता है कोहेसिव से। ज्यादा से ज्यादा पानी क्या चाहेगा कि ग्लास के सरफेस से चिपक जाए, ज्यादा से ज्यादा पानी चाहेगा ग्लास के सरफेस से चिपक जाए, यानी ग्लास और वाटर अलग मॉलिक्यूल के बीच है लगने वाला फोर्स क्या, एडहेसिव, और वाटर वाटर के बीच लगने वाला क्या है, कोहेसिव। तो ज्यादा से ज्यादा जहां चिपकना चाहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा उसके सरफेस पे राइज करना चाहेगा जहां तक, और तो क्या होगा, वो क्या होगा, धस जाएगा। उसी तरह से जब कॉम्बिनेशन लेते हैं ग्लास और मर्क्यूरी का, तो मर्क्यूरी के बीच बहुत ज्यादा कोहेसिव फोर्स लगता है, वो लगने वाले मर्क्यूरी और ग्लास के एडहेसिव से ज्यादा होता है। तो चूंकि ये कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल क्या चाहेगा कि खुद में सिमटना, बर्तन से क्या चाहेगा, दूर भागना। ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल बर्तन से क्या चाहेगा, दूर भागना। तो बर्तन से दूर भागना चाहेगा, तो देखो सरफेस फ्लैट होना चाहिए था, इतना पार्ट इधर दोनों साइड क्या हो गया, दूर भाग गया। ऐसा चारों तरफ से होगा 3D में, रियल वर्ल्ड में। तो ये क्या होगा, इसका एग्जांपल हो गया। तीसरा केस क्या है, दोनों बराबर होगा, कोहेसिव बराबर एडहेसिव होगा, ना तो ये ज्यादा खींच पा रहा है ना ये खुद में सिमट पा रहा है। तो बात समझ में आया? इसलिए कोई चीज गीला करता है, कोई चीज नहीं करता है, तो मामला क्या है, अलग अलग है। एक लाइन लिखो, फिर इसके बारे में थोड़ा लिखाऊं। एक लाइन लिख लो पहले, एक लाइन लिख लो, लिखो। The liquid surface generally curved when it is in contact with a solid. When it is in contact with a solid. When it is in contact with a solid. In contact with a solid. जनरली कर्व होता है, लेकिन हमेशा हो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहां पे नहीं भी है, थर्ड एग्जांपल में नहीं भी है, ठीक। अब दोनों मामला कब कब होगा, तो अब देखो डिपेंड करता है कैसा कॉम्बिनेशन है ना नेचर में, कि दो के बीच लगा जो एडहेसिव, सिमिलर के बीच लगा तो कोहेसिव। अब कोई चीज कैसे चिपकना चाहिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि पानी जब कपड़े पे गिरा या हाथ पे गिरा, देखो कपड़े को ज्यादा देर तक गीला करेगा, बॉडी को कुछ देर तक कम करेगा। वही पानी कपड़े पे गिरा और वही पानी पत्ते पे गिरा, बड़े पत्ते पे या कमल के पत्ते पे, तो कमल के पत्ते या बड़े पत्ते पे देखो कि पानी खुद में क्या होता है, सिमटना चाहता है। यानी पानी के बीच लगने वाला फोर्स वहां ज्यादा होगा कंपेयर टू पानी और पत्ते के बीच लगने वाले फोर्स से। इस वजह से क्या होगा, पानी क्या होगा, सिमट जाएगा। और पानी और कपड़े के बीच लगने वाला फोर्स, पानी के बीच जितना फोर्स लग सकता था उससे ज्यादा कपड़ा और पानी के बीच लगता है, तो उसके कपड़े ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कपड़े से चिपकना चाहिए। तो कपड़े के केस में एडहेसिव ज्यादा है कोहेसिव से, और उस केस में क्या ज्यादा हो गया, कोहेसिव ज्यादा है, मतलब उतना एडहेसिव नहीं दे पा रहा है कमल का पत्ता। बात समझ में आ रहा है?
इसी वजह से शेप ऐसा होगा। तो ये 3 केस है, इन तीनों को नाम दे देंगे, मान लो केस 1, केस 2, केस 3। केस 1, केस 2, केस 3। तो पहला जो केस है ये कौन सा है, इसमें कौन ज्यादा एडहेसिव की कोहेसिव, जल्दी बताओ देख के। दूसरे से चिपक रहा है, एडहेसिव ज्यादा है, दूसरे से चिपक रहा है, तो यहां एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन क्या है, कोहेसिव। इसमें कौन ज्यादा है, कोहेसिव है, सिमिलर के बीच ज्यादा लग रहा है, कोहेसिव ज्यादा है किससे, एडहेसिव से, कोहेसिव ज्यादा है किससे, एडहेसिव से। और इसमें तीनों दोनों बराबर है, कोहेसिव बराबर है किसके, एडहेसिव। क्लियर है? तो ये 3 एग्जाम्पल है, इसको हम एज इट इज फिर मैं लिखाऊंगा भी, पहले ये समझ गया, क्लियर है, कोहेसिव ज्यादा। अच्छा, एक बात और होती है, हमने लिखा है ऊपर क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो भी क्या होता है देखते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ये एंगल होता है किसका, जहां पे टच कर रहा है ना दूसरे सरफेस को, तो वहां पे जहां पे टच करा वहां पे कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, वो जो एंगल बनाएगा, जैसे यहां पे टच कर रहा है, यहां से इस कर्व पे टेंजेंट बनाओ, ये है टेंजेंट, यहां से भी टेंजेंट बनाओ, ये है टेंजेंट, इधर भी यहां से बनाओगे कर्व पे टेंजेंट, ये है, इधर भी टेंजेंट बनाओगे, ये है, यहां भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहां टेंजेंट ऐसा है, यहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये ऐसा है। तो ये टेंजेंट कर्व पे जहां पे कांटेक्ट है बर्तन से, जो एंगल बना रहा है किधर साइड, एंगल तो ऊपर भी बन रहा है, एंगल नीचे भी बन रहा है, ये एंगल जिधर साइड लिक्विड है, जिधर साइड लिक्विड है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये वाला एंगल है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये वाला है एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिधर लिक्विड है उधर, इधर नहीं, ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये। ठीक, अब एक बात बताओ, इन तीनों में इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट पहले वाले में 90 से कम है कि ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, कम है, 90 से कम को क्या बोलते हैं, एक्यूट। तो यहां एंगल क्या होगा, एक्यूट, लेस देन 90, थीटा लेस देन 90। यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 90 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूस, ये 90 से ज्यादा है, ये क्या है, ऑब्ट्यूस, और ये कितना है, 90 है। हाँ एक मिनट, क्या एंगल तो सर वो शीशा के साथ देख रहे हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बताया कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कर्व पे, जिस पॉइंट पे कांटेक्ट है वहां से वो एंगल दोनों साइड दिख रहा है। एंगल ऑफ कांटेक्ट इसमें से कौन एंगल को कहते हैं, टेंजेंट का एंगल, जिधर लिक्विड है उधर साइड से। तो इधर लिक्विड किधर है, इधर है, यहां पे भी लिक्विड क्या है, नीचे है, यहां पे भी, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट दिख भी रहा है फिगर में, तो लिक्विड साइड का होता है। तो ये 90 तो यहीं पड़ गया, 90 से ज्यादा है, ये क्या है 90 डिग्री है। तो यानी कि तुम्हारा जाके इन सब में से गीला किस में ज्यादा करेगा, तीनों में, इसमें करेगा कि इसमें करेगा, इसमें ज्यादा करेगा, वो दूसरे के बीच लगने वाला फोर्स क्या ज्यादा, तभी तो उठा, ज्यादा सरफेस के कांटेक्ट में आया, तो ये क्या करेगा, मोर वेट, ये ज्यादा गीला करेगा। ये इसमें दूर भागना चाह रहा है, खुद में सिमटना चाह रहा है सरफेस से, तो ये क्या करेगा, कम गीला करेगा, लेस वेट, और ये क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा। तो बात समझ में आ रही है? तो यानी कि ज्यादा गीला कब करेगा, जब दूसरे के बीच लगने वाला यानी एडहेसिव ज्यादा हो कोई से, पहली बात। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो, एक्यूट के ऑब्ट्यूस, गीला करने के केस में ऑब्ट्यूस हो जाएगा। बहुत सुंदर, कौन सा केस, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा, ठीक है ना। तो ये सारा केस है। एक काम करो, फिगर बनाना है तो बना लो, फिर तब एक बार मैं लिखा दूंगा पूरा, बना लो जल्दी से जो बोर्ड पे, फिर एक बार मैं कहानी लिखा दूंगा, या पहले लिखा ही दूं, लिख लो, लिखो लिखो लिखो। फर्स्ट केस 1 है, तीनों का नाम दे दिया, पहला केस फर्स्ट, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड, उसी तरह से नाम ले लो। फर्स्ट केस 1 लिखो, इफ एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव, जो बोर्ड पे दिख रहा है, इफ एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, ठीक है। फर्स्ट केस, इफ एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, जो फर्स्ट में दिख रहा है, लिखना इसमें, लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, क्या करेगा, गीला करेगा। लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस एंड हैज ए, और कैसा शेप होगा, ये कैसा शेप दिख रहा है, कनकेव की कन्वेक्स, और इस केस में हैज ए कनकेव, लिखो कनकेव
इसको जो शेप है ना, इसको बोलते हैं मेनिस्कस। जो इंटरफेस होता है ना, जो कांटेक्ट होता है ना, एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट है, मेनिस्कस। एटमॉस्फेयर से जो कांटेक्ट है इसको बोलते हैं मेनिस्कस, MENISCUS। तो हैव ए कॉनकेव मेनिस्कस, हैव ए कॉनकेव मेनिस्कस, या है जो लिखना। हियर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, हियर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट। फर्स्ट हो गया। सेकंड लिखो, सेकंड, इफ एडहेसिव फोर्स लेस देन कोहेसिव फोर्स। सेकंड, एडहेसिव फोर्स लेस देन कोहेसिव फोर्स, या कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन एडहेसिव, एक ही बात है। एडहेसिव फोर्स लेस देन कोहेसिव फोर्स, इसमें लिखना, इसमें गीला नहीं करेगा या कम करेगा। लिक्विड डजंट वेट द सॉलिड सरफेस, या लेस वेट लिख सकते हो, डजंट वेट द सॉलिड सरफेस, या लेस वेट कर लो, सिमट खुद में सिमटना चाहेगा, वेट द सॉलिड सरफेस। एंड हैज ए कैसा शेप होगा, कन्वेक्स की कनकेव, हैज ए कन्वेक्स मेनिस्कस, एंड हैज ए कन्वेक्स मेनिस्कस, हैज ए कन्वेक्स मेनिस्कस, कन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक। हियर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज, हियर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस, हियर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस, हियर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस, ठीक बात है। थर्ड लिखो, थर्ड क्या है, इफ एडहेसिव फोर्स इक्वल टू कोहेसिव फोर्स, इफ एडहेसिव फोर्स इक्वल टू कोहेसिव फोर्स, ठीक। एडहेसिव फोर्स इक्वल टू कोहेसिव फोर्स, इसमें क्या होगा, लिक्विड सरफेस कैसा होगा, इज प्लेन, लिख लो, इन इट लिक्विड सरफेस इज प्लेन, ये ना तो कनकेव है ना कन्वेक्स है, लिक्विड सरफेस इज प्लेन, ठीक है। और सबका एक एक एग्जांपल भी लिखा दिया, ठीक है ना, एक एक सबके केस में एग्जांपल भी देख लिया। एक काम करो, इतना जब देख लिया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का भी जल्दी से डेफिनेशन लिख लो, सिंपल सी चीज है, लिख लो। हाँ क्या बोलो, उधर कर लेना, एक बार आप लिख लो पूरा एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन भी लिख लो, जल्दी से लिख लो एंगल ऑफ कांटेक्ट डेफिनेशन, फिर एक बार में फिगर बना लेना। एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसका भी डेफिनेशन लिख लो, थीटा इससे रिलेटेड कर ही ले पूरा एक बार। एंगल ऑफ कांटेक्ट लिखना, एंगल ऑफ कांटेक्ट लिखो, क्या है, लिखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल, डिफाइंड एज द एंगल, एंगल between the tangent to liquid surface, between the tangent to liquid surface, tangent to liquid surface at the point of contact, tangent to liquid surface at the point of contact, at the point of contact and the solid surface, liquid surface at the point of contact and the solid surface, यानी solid liquid का जहां पे contact हो रहा है, and the solid surface inside the liquid, solid surface inside the liquid, ये एंगल किधर का है, लिक्विड की तरफ का, inside the liquid, ठीक है ना, inside the liquid, point of contact and the solid surface inside the liquid। अच्छा, कुछ बातें और इसमें कर लो, नीचे लिखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन, किन चीजों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट लिखना, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो एडहेसिव और कोहेसिव के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, एडहेसिव कोहेसिव पे ही डिपेंड कर रहा है, सब एडहेसिव ज्यादा है कोहेसिव से, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा दिखा, हमको एक्यूट दिखा, अगर एडहेसिव कम है कोहेसिव से तो कैसा दिखा, ऑब्ट्यूस दिखा, 90 से ज्यादा दिखा, और बराबर है तो कैसा दिखा, 90 डिग्री दिखा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट और एंगल ऑफ कांटेक्ट एडहेसिव कोहेसिव के कॉम्बिनेशन पे, और एडहेसिव कोहेसिव कैसे बनता है, नेचर ऑफ लिक्विड सॉलिड, जो लिक्विड लिया हमने कौन सा लिया, सॉलिड लिया, कौन सा लिया, अगर लिक्विड और सॉलिड किस टाइप का मटेरियल है, उनका कॉम्बिनेशन कैसा, उसी पे डिपेंड करेगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होगा। तो फर्स्ट लिखो नेचर, फर्स्ट लिखना डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट लिखना नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट, डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट लिखना nature of solid and liquid in contact, nature of solid and liquid in contact, nature of solid and liquid in contact। सेकंड लिखना cleanliness, सेकंड लिखना cleanliness, मतलब कितना क्लीन है या इम्प्योरिटी है, गंदा मिला है, जो भी है, cleanliness,
क्लीनलीनेस, बोर्ड पे लिखा है क्लीनलीनेस ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, क्लीनलीनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, यानी जो सरफेस कॉन्टेक्ट में वो कितने क्लीन है नहीं। क्यों? क्योंकि क्लीनलीनेस में अंतर होने से उसके डेंसिटी में अंतर होगा। अगर कुछ इंप्योरिटी मिल गया या कुछ मिला तो डेंसिटी में अंतर होगा। डेंसिटी से अंतर होने से कितना स्ट्रॉन्ग एडहेसिव लग रहा है या कोहेसिव है, उसमें क्या होगा, चेंज आ जाएगा। ठीक, थर्ड लिखो, थर्ड लिखो, मीडियम एबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, 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 यानी लिक्विड के ऊपर के सरफेस पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये कनकेव कन्वेक्स एक तो बना जनरली एडहेसिव कोहेसिव कारण, ऊपर से जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, क्या है, वो भी तो कंप्रेस कर रही है ना। वो कितना, अगर बहुत ज्यादा होगा तो शेप को कंपैरेटिवली थोड़ा सा और कनकेव बना देगा। ऊपर से अगर कम लगेगा तो कंपैरेटिवली कन्वेक्स रहेगा, ज्यादा रहेगा तो इसको थोड़ा सा कम ये कर देगा। तो मीडियम भी ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ लिखो, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से किसमें आएगा, डेंसिटी में अंतर आएगा। ठीक है, तो बाकी फिगर अगर बनाना है तो 1-2 मिनट में बना लो जल्दी से, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं, सरफेस टेंशन पे आएंगे। ठीक है, एक टॉपिक और देखते हैं, अच्छा चीज है, दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसका टेंशन? दिमाग का नहीं, सरफेस का। तो सरफेस का टेंशन ये क्या है? सरफेस टेंशन क्या, जरा समझ लेते हैं, पहले समझो क्या होता है। कि मान लो कि कोई लिक्विड है, से वाटर ही है, तो वाटर है तो वाटर कहाँ है? सरफेस के पास भी मौजूद है वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल इधर भी मौजूद है, इधर मौजूद है, और वाटर के मॉलिक्यूल अंदर भी मौजूद है, वाटर के मॉलिक्यूल अंदर भी मौजूद है। इस तरह से वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल है। अगर हम अंदर वाले मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे तो अंदर वाले मॉलिक्यूल को, उसके चारों तरफ मॉलिक्यूल मौजूद हैं जो उस पर कैसा फोर्स लगाएंगे? कोहेसिव। तो अंदर वाले मॉलिक्यूल को चारों तरफ के, किसी भी मॉलिक्यूल को चारों तरफ से क्या होगा? दूसरे वाटर मॉलिक्यूल खींचेंगे चारों तरफ से, तो नेट फोर्स क्या होगा? इस पे 0 होगा, फोर्सेस बैलेंस हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। ऐसा अंदर में रखे हर एक मॉलिक्यूल के साथ होगा, ऐसा अंदर में रखे हर एक मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। अब हम आते हैं सरफेस वाले पे। सरफेस पे क्या होगा? सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल इधर मिलेगा, उसको जितना भी पानी है, नीचे पूरा पानी है, सरफेस पे हर तरफ इधर मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो ऊपर नहीं है मतलब नीचे है ये, तो इन सब का नेट वेक्टर सम होगा, पर इनको बैलेंस करने के लिए ऊपर वाटर मौजूद नहीं है, सरफेस पे है, तो ऐसे में नेट फोर्स क्या 0 होगा? नहीं होगा। तो ऐसा सरफेस में रखे हर एक मॉलिक्यूल के साथ वही बात होगी, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, मतलब हर एक मॉलिक्यूल का नीचे की तरफ क्या होगा? खिंचाव होगा। तो ऐसा कहानी कहाँ होगा? पूरे सरफेस पे होगा। तो पूरे सरफेस पे क्या होगा? खिंचाव मौजूद हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। समझ में आया? तो अंदर के मॉलिक्यूल पे क्या होता है कि नेट फोर्स 0 होता है, क्योंकि चारों तरफ वो मॉलिक्यूल मौजूद है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसमें फोर्स लगाने के लिए नेट फोर्स 0 हो जाता है, बैलेंस होता है। लेकिन सरफेस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, जितने हैं नीचे हैं, तो नेट फोर्स क्या होता है? कुछ ना कुछ होता है, 0 नहीं होता। तो पूरे सरफेस पे खिंचाव इस तरह से मौजूद होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। तो यही सिंपल सरफेस टेंशन। क्लियर है? अब इसका डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं, बाकी कहानी तो समझा ही दिया। इसको बनाना है तो बना सकते हो, उसके बाद कुछ डेफिनेशन लिखा देंगे। समझने के लिए बनाना है तो 1-8 मिनट में ड्रॉ करोगे तो करो, उसके बाद लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक है, चलो इसको जल्दी देखते हैं, लिखते हैं। तो लिखो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन पहले। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एक्सप्रेस्ड एज फोर्स। ये चूंकि पूरे सरफेस पे लग रहा है तो पूरी लाइन पे एक जैसा लगता है, पूरी लाइन पे एक जैसा खिंचाव होता है, तो सरफेस टेंशन को बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसलिए इज एक्सप्रेस्ड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ड्रॉन ऑन द सरफेस, फोर्स पर यूनिट लेंथ ड्रॉन ऑन दी सरफेस। पूरे सरफेस पे बात करते हैं, ड्रॉन ऑन दी सरफेस।
चूंकि ये पूरे सरफेस पे एक एक जगह पे पूरी सीधी लाइन में आओगे, सेम बात हो रही है, तो इसको लाइन फोर्स भी बोलते हैं। तो लिखो इट एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ सरफेस, इट एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ सरफेस, इट एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ सरफेस, सरफेस, इट इज ए लाइन फोर्स। और पे लिखा है इट इज ए लाइन फोर्स, LINE, इट इज ए लाइन फोर्स। अब सरफेस टेंशन का कुछ फॉर्मूला आता है, कैसे आता है, क्या आता है, समझते हैं। इट इज ए लाइन फोर्स। अब जरा ध्यान से समझना जो बता रहे हैं। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। कोई शेप का मटेरियल लिया इस तरह से, क्या है जरा देखेंगे इसका फॉर्मूला वगैरह कैसे है। इस तरह से कोई लिया और ये मान लो कि ये लिया, ठीक। ऐसा क्या शेप लिया, क्या चीज है, नहीं है, हम देखते हैं। हमने क्या किया कि मान लो एक कोई शेप लिया, आप इमेजिन कर लो इसे टंग क्लीनर जो होता है, जिब्बी जो होता है, जिब्बिया होता है टंग क्लीनर, उसका शेप एज्यूम कर लो, वो फ्लैट वाला नहीं, मुड़ा हुआ जो होता है, जो आपका इलिप्स टाइप से होता है, परवल है। तो एक ऐसा ले लिया टंग क्लीनर, ध्यान समझना, उसका शेप ले लिया, ठीक है। उस पे क्या किया कि उसका ऐसे लिया शेप, इसका एक एंड पे एक पतला वायर लगा दिया, एक वायर लगा दिया, ठीक है। वायर ऐसा लगाया कि वायर उसके दोनों इसके बीच में केवल अटैच है, बांधा उंधा नहीं है। ऐसा है कि स्लाइड कर सकता है पर दोनों के बीच में फंसा हुआ है, बात समझ, जिसको हम पकड़ के खींच सकते हैं, पर वो उतना ही बड़ा है जितना बड़ा ये गैप है, और उसी गैप में हमने वायर को काट के सेट कर दिया है, और चाहे तो हम उसको मूव करा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या, कैसा इमेजिन करने बोल रहे हैं। तो ये वही वायर है, ठीक है। हमने क्या किया, ध्यान से सुनो, इस पूरे को घोल बना लिया, किसी का सर्प का घोल बना लिया, सर्प का घोल बना लिया। उस सर्प के घोल में या किसी इस तरह के फैन में हमने उसको डाला, सर्प में, झाग में डाला, और उसको ऐसे निकाल लिया। इस तरह से निकाला कि ये जो आया झाग कैसे बना, ध्यान समझना, उसके ऊपर गया और ऐसे करके नीचे आया, और ये जो तार सा था उस तार पे होते हुए उतने जगह को भरा। समझ में आ रहा है बात। बीच में खोखला है, बीच में खोखला होगा कि झाग कैसे आया कि ये टंग क्लीनर है, यहां पे हमने तार फंसाया, तो ये ऐसे होते, इस पे तार के होते हुए ऐसे नीचे आ गया। समझ पा रहे, इमेजिन कर पा रहे हो, झाग इस पे था, इससे होते हुए ये तार फंसाया है, इस तार से होते हुए ऐसा ही नीचे आ गया। समझ पा रहे हो जो चीज इमेजिन करने बोल रहा हूं। अब ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ जितनी दूर में टंग क्लीनर में फंसाया है, ये लेंथ मान लो से कुछ ऐसे L है, ये लेंथ मान लो ये है L, ये पूरी लेंथ क्या है L, ठीक है। हमने इसको पकड़ के खींचा, तो खींचने के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा, स्लाइटली लगाए पर फोर्स लगाना होगा। तो जब ध्यान समझना, इसको उस तार को हल्का सा खींचे, ऐसा खींचे कि वो झाग बबल जो बनाया वो टूट ना जाए। जैसा बबल वो भी होता है, आप लोग बच्चा वाला जो उस तरफ फला से फुलाता है जो निकलता है, उसी टाइप का ये झाग समझ लो। अब हमने उस तार को हल्का सा खींचा, ऐसा खींचा कि झाग डिस्टर्ब ना हो, झाग टूटे ना, बहुत थोड़ा सा खींचा, तो वो झाग में भी खिंचाव आएगा, उसका भी शेप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बस समझ में आ रहा है। तो हमने इसके लिए इस पे फोर्स लगाया, हल्का सा इस पे स्लाइटली फोर्स लगाया F, ठीक। इस फोर्स की वजह से ये थोड़ा सा खिंच जाएगा, मान लो यहां तक खिंच गया, ये खिंचा। अब एक बात बताओ जरा, मुझे बात समझना, यहां पे ये जो हल्का सा खींचा, तो इसमें कुछ चेंज आया होगा, ठीक। अब इस पे खींचने के लिए हम क्या किए, वर्क किए, और वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिख रहे हैं, जरा देखना, नाउ F फोर्स लगाया हमने कितने पे, L लेंथ पे, F इंटू L ये लगा, इक्वल टू S। S यहां पे क्या है, S हमने लिखा सरफेस एनर्जी, एनर्जी क्या है समझेंगे, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया की वजह से जो सरफेस एनर्जी आई। अब चलो एक बात समझना, अगर किसी पे वर्क करते हैं और वो रुका हुआ है, तो किसमें स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तार भी है, तार को पकड़ के खींचते हैं, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, तीर धनुष से कमान है, उसको पकड़ के खींचते हैं डोर को,
तो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी। तो जब हमने इसको हल्का सा खींचा, वर्क किया, तो ये यहां पे आया नई पोजीशन में, तो इसके पास एनर्जी स्टोर होगी किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। हमने माना एस यहां पे, यही सरफेस एनर्जी जो स्टोर हुई सरफेस की वजह से, कितना पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में जो एनर्जी स्टोर हुई, यूनिट एरिया में चेंज होने से जो एनर्जी आई वो कितना आई, एस आई। तो यहां पे कितना एरिया का चेंज हुआ है, एल, और ये जितना होगा, ये खिंचाव जो, खिंचाव को मान लो डी मान लेते हैं, खिंचाव को हम डी मान लेते हैं, ये जो हुआ ये डी मान लिया, तो कितना का चेंज आया, एरिया क्या डी इंटू एल होगा, रेक्टेंगल का एरिया यही होता है। तो यूनिट एरिया की वजह से सरफेस एनर्जी एस, तो इस बड़े एरिया की वजह से कितना होगा, इंटू दैट एरिया, और ये एरिया मैं लिख रहा हूं 2 इंटू डी इंटू एल। कोई मुझे बता सकता है 2 क्यों, डी इंटू एल लिखना चाहिए था, 2 क्यों, एरिया डी इंटू एल बोलना चाहिए था, 2 इंटू डी इंटू एल एरिया, क्यों 2? सर वो जो घूम के जो था वो नीचे आया था, उसके दो बार हो गया, एरिया दो तरफ बढ़ा, हाँ बिल्कुल, एक जो बिल्कुल सही बोल रहा है, जो खींचे ऊपर डीएल होगा, नीचे भी तो डीएल चेंज हुआ, दो रेक्टेंगल का एरिया चेंज हुआ ना, उसको जो पकड़ के खींचे तार को जो पकड़ खींचे, जो झाग खिंचाया, जो आपका फैन खिंचाया, तो वो जो खिंचाया कितना हुआ, थोड़ा सा इधर हुआ और उतना ही कितना हुआ इधर हुआ, तो इधर डीएल एरिया में चेंज आया, इधर भी तो डीएल में चेंज आया, तो टोटल चेंज कितना आया 2 डीएल। तो 2 बता रहा है कंप्लीट एरिया को, ऊपर का भी एरिया, चूंकि फिल्म है, 2 इसलिए आया चूंकि फिल्म जो बना, ये झाग जो बना, फैन जो बना, जो फिल्म बना, फिल्म हैज 2 साइड्स, क्योंकि इसका 2 साइड होता है, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए इंटू 2 किया। बात क्लियर है? अब यहां से एल, एक ही एल लिखो, जब कैपिटल से लिखोगे तो कैपिटल, स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल, तो लेंथ को हमने कैपिटल एल से लिखा तो कैपिटल ही लिखते हैं। यहां पे कैंसिल होगा कुछ, एल से एल गया, फिर भी तो एक एल नहीं हो सकता, हाँ, तो एस इक्वल टू कितना आया, एफ बाई 2 एल, एफ बाई 2 डी, सॉरी, एफ बाई क्या आया 2 ए, मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग भी, हाँ एक सिट, अरे डी कटे, क्या गड़बड़ हो गया, नहीं देखो 4, मैं भी क्या कर रहा हूं, जो वर्क डन है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट एल थोड़ी है, डिस्प्लेसमेंट डी है ना, एफ इंटू डी होगा ना, एल तो लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है, डिस्प्लेसमेंट डी है, तो एफ इंटू डी होगा ना, और ये तो ठीक है 2 डीएल, तो डी से डी जाएगा ना, एल थोड़ी जाएगा क्या, तो यहां से एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई 2 एल। तो एक बात जरा देखो, हमने अभी सरफेस टेंशन को डिफाइन किया, क्या बोला, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला था, तो देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये इक्वल किसके आया, एस के, तो सरफेस टेंशन को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, सरफेस टेंशन के 2 डेफिनेशन हो सकते हैं, एक ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, और दूसरा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, क्योंकि एस किसको माने थे, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को, तो ये एफ बाई एल इसके भी इक्वल है, तो सरफेस टेंशन को ये भी डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये बात समझ में आ रही है, तो इसको लिख लो, फिर देखेंगे, फिर आगे लिखें, जल्दी नोट करो। लास्ट इतना ही रन देते हैं, इसका डेफिनेशन केवल लिख लो, बाकी कल देखेंगे, कल मैक्सिमम चांसेस की थ्योरी खत्म हो जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं है, कैपिलरी राइज है, ड्रॉप्स, बबल, कैविटी वगैरह थोड़ा सा देखना है, और आर्किमिडीज का थ्योरी, कल थ्योरी खत्म करके फिर इसके 2-3 लेक्चर न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे तुम्हारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। चलो लिख लो जल्दी से, द क्वांटिटी एस लिखा है, द क्वांटिटी एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन, द क्वांटिटी एस is the magnitude of surface tension, quantity S is the magnitude of surface tension, it is equal to surface energy per unit area, it is equal to surface energy per unit area of liquid interface, equal to surface energy per unit area, surface energy per unit area of the liquid interface, ठीक है, हाँ डायमेंशन वगैरह इसका जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे गलती करता है लोग, तो जल्दी से डायमेंशन हमको बताओ।
लिक्विड इंटरफेस। अब देखो इसका सरफेस टेंशन का दो डेफिनेशन हो सकता है, एक फोर्स पर यूनिट लेंथ और एक सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। इसका ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स का न्यूटन, और ध्यान रखना ये फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो न्यूटन पर मीटर होगा। तो इसका जो ये होगा ध्यान रखना, सरफेस टेंशन का न्यूटन पर मीटर। तो ml minus 2t minus हाँ, दो डायमेंशन भी लिख सकते हो, एम एल टी माइनस टू होता है फोर्स का, तो एम एल टी माइनस टू बाई एल, एल एल चला जाएगा, तो एम टी माइनस टू, या तो एम एल जीरो टी माइनस टू बोलो या सिंपली एम टी माइनस टू जैसे बोलना है। तो ये हो जाएगा एम टी माइनस टू, सिंपली यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्लियर? तो रानी तो इतना